हेलो मैं माध्यमिक वॉरियर्स। आई होप कि तुम लोग का प्रिपरेशन माध्यमिक का बहुत अच्छा चल रहा है। ये वीडियो है नीड़ का निर्माण फिर के ऊपर। एक ऐसा पोएम जो कि क्लास 10 में भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे हिंदी, अगेन मैं रिपीट करूँगी कि मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे पोएम का रेसिटेशन करना, बोलना मुझे बहुत पसंद है, अभी से नहीं बचपन से ही। हाँ, लेकिन मैं लिखने में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, इसलिए हिंदी का नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने रखूँ कि जो हिंदी एक बार समझना चाहता है दीदी, तो फिर मैं एक बार अपने तरफ से कोशिश ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। और जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं ये पोएम्स को ज़रूर पढ़ती हूँ। मनुष्य और सर्प हो गया, नीड़ का निर्माण फिर ये पोएम्स मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई लव देम। तो नीड़ का निर्माण फिर ये जो पोएम है, तुमको पता ही है कि ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी एक राइटर थे, एक पोएट थे बेसिकली। उन्होंने कवि थे, उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं जिनके बारे में तुम कवि परिचय वाले सेगमेंट में पढ़ सकते हो ऑलरेडी। लेकिन नीड़ का निर्माण फिर उनके द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा कविता है जो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जब पहली पत्नी उनका मृत्यु हुआ तो उसके दुख में उन्होंने लिखा। क्लास आगे भी क्लासेस में जाओगे तो तुम लोग एक और पोएम उनका पढ़ोगे, और वो पोएम भी उतना ही सुंदर है, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, उतना ज़्यादा इमोशनल भी है। और नीड़ का निर्माण फिर भी उसी प्रकार का इमोशंस जगाता है। मुझे अभी भी याद है कि क्लास 10 में एक दौरान था जब हम लोग का छुट्टी था, और आई थिंक सिलेक्शन के बाद माध्यमिक एग्ज़ाम से पहले छुट्टी था, या कौन सा पता नहीं, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद है कि डेट क्या था, बट बारिश का सीज़न था। और हम लोग एग्जैक्टली, मुझे अभी भी याद है कि क्लास 10 में जब मैम हम लोगों के टॉपिक पढ़ा रही थी तो उस दौरान बारिश का मौसम हो रहा था, और बारिश के मौसम में ये पोएम और ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। तो कभी जब बारिश हो तो ये पोएम ज़रूर निकाल के पढ़ना। तुमको सच में फ़ील होगा कि ये पोएम क्या कहना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। आ जाओ बुक निकालो, आई होप बुक निकाल कर बैठे हो। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। याद रखना इस सेंटेंस, नीड़ का यहाँ पे मतलब है घोंसला। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि घोंसले का पुनः निर्माण, दोबारा घोंसले का निर्माण करना। अब घोंसले का निर्माण कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। घोंसले का निर्माण चिड़िया कर रही है। चिड़िया दोबारा से घोंसले को बना रही है, दोबारा से स्क्रैच। यानी कि कुछ ऐसा हुआ उसके ज़िंदगी में, कुछ ऐसा हुआ, आंधी तूफान कुछ ऐसा आया जिसके वजह से उसका घोंसला पूरी तरीके से बिखर गया, टूट गया, अलग अलग हो गया। लेकिन फिर भी वो दोबारा स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, पॉइंट ज़ीरो से दोबारा उस घोंसले का निर्माण कर रही है। अब उसके आगे वो पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, लेकिन याद रखना कि ये जो बोला जा रहा है इसका एक डीपर मीनिंग है। ये सिर्फ आंधी तूफान का जिक्र नहीं है, ये लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का भी जिक्र है इसी के थ्रू। लेट अस सी कि क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। इस लाइन में कह रहे हैं कि इस तरीके से आंधी आया आकाश में, नभ में इस प्रकार आंधी का झोंका आया और अचानक से सब जगह अंधेरा हो गया। इमेजिन करो वो जो बारिश का एक समय आता है जब पूरी तरीके से काला बादल छा जाता है, पूरी ओर अंधेरा हो जाता है। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, यानी इन काले बादलों ने पूरे भूमि को ऐसे ढक दिया है कि अब पूरा अंधेरा हो गया हर जगह। ये तुमको इमेजिनेशन करने बोल रहा है वो रेनी सीज़न का, बिल्कुल। लेकिन ये एक बहुत डीपर मीनिंग में लेकर जा रहा है, जहाँ वो कह रहे हैं कि अचानक से लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके वजह से वो तकलीफ़ों का एक पहाड़ तुम्हारे सामने टूट पड़ा। आंधी तूफान, ऐसा लगा कि हर जगह से बस दुख और कष्ट तुम्हारे पास आ रहा है। फिर बोल रहे हैं, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। बोल रहे हैं कि दिन में ही ऐसा काला बादल छा गया है कि दिन में भी ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गया हो, और फिर जब रात सचमुच आया तो रात और भी घनघोर काल रात्रि लेकर आया। कहने का मतलब है कि जब चैलेंजेस तुम्हारे लाइफ में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अब ये हट जाएगा, मतलब अब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी, और फिर उससे भी एक और कठिन परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती हैं।
और तुमको लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब कभी मैं जिस पोजीशन पे था मैं उस पोजीशन पे कभी नहीं वापस आ पाऊँगा, ऐसा एक फीलिंग आने लगता है। रात के उत्पात भय से भित जन भित कड़कड़, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। अब होता क्या है कि ये एक सच्चा बात है, हिस्ट्री में भी हम देख पाते हैं कि जब इस प्रकार काला बादल छा जाता है, इस प्रकार जब सोलर एक्लिप्स भी होता है, सोलर एक्लिप्स यानी जब ग्रहण लगता है और कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है, तो हर एक प्राणी के मन में एक भय बैठ जाता है। ये बात सच है, एवोल्यूशन के हिसाब से भी देखा जाए तो जो खास करके इंसानों में तो ये समझ है, लेकिन जो जानवर हैं वो एक्लिप्स वगैरह नहीं समझते हैं। तो जब इस प्रकार का सोलर एक्लिप्स आता था, सूर्य ग्रहण जब ढक जाता था, तो वो लोग जानवर लोग बहुत डर जाते थे। जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर एक प्राणी डर जाता है जब सूरज चला जाता है, क्योंकि सूरज ज़िंदगी को लाइफ को सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और जब सूरज ढक जाता है आंधी तूफान में, तो हर एक जीव जो है जिसके अंदर प्राण है, उसके अंदर एक भीतर एक बहुत डर उमड़ता है। अगेन इसका रियल लाइफ में मतलब ये है कि जब चैलेंजेस फेंके जाते हैं तो बहुत घबराहट होता है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हम निकल पाएंगे इससे बाहर, बहुत कुछ होने लगता है और ऐसा लगता है कि शायद अब कभी सवेरा नहीं होगा। फिर वो आगे बोलते हैं, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नह का आह्वान फिर। जब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी सवेरा नहीं हो सकता, मतलब अब सब कुछ नष्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसी समय सूरज खिलता है, बादल हटते हैं, दोबारा धूप निकलता है। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, गूज़बम्प्स। कहने का मतलब है कि वो जब चैलेंजेस तुमको ऐसे फील करा रहे थे कि ये कभी नहीं टलेंगे, वो टलेंगे, समय लेंगे, तुमको बहुत कष्ट पहुंचाएंगे, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर दोबारा एक मुस्कुराहट के साथ जब बादल छटेगा, जब बादल अलग अलग होगा, सूरज का किरण तुम्हारे तक पहुंचेगा, यानी दरवाज़ा खुलेगा। ईश्वर का दरवाज़ा हमेशा खुलता है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है। कोई ना कोई तुम्हारे लिए एक सोर्स ऑफ लाइट ज़रूर होगा, ये कहने का मतलब। आगे बोल रहे हैं, बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विपट पर। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से आंधी का हवा बह रहा है कि बड़े बड़े भीम का यानी बड़े बड़े साइज़ के पहाड़ पत्थर भी गिर पड़ रहे हैं। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, मतलब बड़े बड़े चट्टान जो है वो उखड़ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं। पेड़ जो जड़ से इतने मोटे मोटे पेड़ है वो उखड़ के गिर जा रहे हैं। एक आंधी, एक साइक्लोनिक वेदर को तुम इमेजिन करो, इस प्रकार का एक पूरा वेदर छा गया है, यानी सब कुछ तहस नहस है। जो हवाओं से हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, वो भी हवाओं से हिलकर डगमगा कर टूट रहा है, चकनाचूर हो रहा है। फिर वो आगे ऐड कर रहे हैं, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। जब इतना बड़ा बड़ा चट्टान उखड़ कर गिर रहा है तो उन तिनकों से बने हुए घोंसले पर क्या बीता होगा। जब बड़ा बड़ा चट्टान, बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर जा रहे हैं तो उन तिनकों से, उन छोटे छोटे तिनकों से बने हुए उस घोंसले पर क्या बीता होगा। क्या वो टिक पाया होगा? बिल्कुल नहीं। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, यानी कि इस तरीके से हवा बहने की वजह से जब ईंट पत्थर के महल वगैरह भी डगमगा रहे हैं, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, तो उन तिनकों से बने हुए घोंसलों पर क्या बीता होगा। ये वाला लाइन मेरा फेवरेट है। पूछते हैं, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर। ये लाइन का मतलब ये है, वो पूछ रहे हैं अपने अंदर के इनर सोल, अपने आत्मा से पूछ रहे हैं कि वैसे तो बहुत बहुत जोश में तू रहता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में तू रहता है, हर वक्त तेरे अंदर एक जोश होता है, लेकिन इस वक्त जब इतने सारे चैलेंजेस तुम्हारे ऊपर फेंके गए, इस वक्त जब इतने जब सब कुछ लग रहा है, जब तहस नहस हो रहा है, तो ये आशा कहाँ चला गया। होता है ना कि मेरी मम्मी भी कभी मैं भी सैड हो जाती हूँ, कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में। तो मेरी मम्मी भी एक सवाल मुझसे पूछती है कि तुम सबको मोटिवेट करती हो और तुम खुद डिमोटिवेट हो जा रही हो। और ऐसा हो जाता है ना कि तुम जो सबको ज्ञान बांटते हो, तुम जो सबको मोटिवेशन देते हो, एक ऐसा भी समय आता है जब तुम्हारा अंदर से भी मन हार जाता है
वही वो अपने आशा, अपने अंदर के इनर सोल से, अपने आत्मा से एक सवाल पूछ रहे हैं कि इस वक्त जब मुझे वो एक मोटिवेशन, वो एक आशा, वो एक होप, बोलते हैं ना होप से कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर आशा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे, कुछ कर ही दिखाओगे। तो अपने आप से पूछ रहे हैं कि वो आशा कहाँ है मेरे पास, जब मेरे को सबसे ज़्यादा उसका नीड था, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत था उसका, जब इतनी बड़ी तकलीफ़ें मेरे ऊपर आई और मेरे अंदर वो एक आशा का किरण चाहिए, तो वो कहाँ छिप गया था। वो आशा ही तो था जिसके वजह से मैं इस आंधी भरे माहौल में भी सीना तान कर आगे निकल कर उसको पार कर लेता। लेकिन वो आशा भी न जाने कहाँ चला गया है। और बिल्कुल एकदम ठीक बात बोल रहे हैं कि जब एकदम लाइफ में बहुत तकलीफ़ें आती हैं तो वो जो अंदर बहुत जोश रहता है वो बुझ जाता है। वो एक किरण, एक होप जो सबसे ज़रूरी होता है वो कहीं चला जाता है। वो अपने इस होप से, इस किरण, इस आशा से ही पूछ रहे हैं कि कहाँ था तू जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तेरा, जब तेरे होने से मैं अपना सीना चौड़ा कर कर इन सारे चैलेंजेस को पार कर पाता, तू कहाँ चला गया। तो वही वो पूछ रहा है, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, तो किधर चला गया। जो गगन पर चढ़ उठा था, गगन यानी आसमान, जो आसमान पर चढ़ उठा था निज वक्ष, वक्ष यानी छाती, अपना छाती ताने जिस आशा के बलबूते में इस चैलेंजेस को पार कर सकता था, वो आशा ही कहाँ चला गया। नीड़ का निर्माण फिर नह का आह्वान फिर। तो यहाँ तक हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट में आए हुए एक बहुत ख़तरनाक आंधी के थ्रू लाइफ में फेंके हुए चैलेंजेस का वो रिलेशन देख रहे हैं इस पोएम के अंदर। कि जैसे आंधी आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के बने हुए महल टूट फूट गए, जड़ समेत पूरे पेड़ उखड़ गए, उन घोंसलों पर क्या बीती होगी। इस वक्त जो चिड़िया इतना चोंच में दबाए आशा के साथ अपने घोंसले को निर्माण करती है, वो पूरा घोंसला तहस नहस हो जाता है। इस वक्त उसका आशा भी टूट जाता है। वो आशा कहाँ है जिसकी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी वक्त की थी। आगे बोल रहे हैं, कुद्र नभ के वज्र दंतों से उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन में कंठ में खग पक्षी गाती। अब यहाँ पे बोल कह रहे हैं, इसको इमेजिन करो जब वेदर बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है कि बारिश हो रहा है, और जब वो हटता है तो ऐसा नहीं देखते हो तुम लोग कभी गए हो। अब हम लोग इतने फ़ोन में एडिक्ट हो गए हैं कि हम लोग ये सब इन्वायरमेंट की चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हैं अब। लेकिन बचपन में मुझे अभी याद है, जब फ़ोन्स वगैरह हम लोग के पास इतना नहीं था, तो बारिश होता था तो पहली बात तो वो इन्जॉय करते थे बारिश के माहौल को। और जब बारिश हटता था, बादल क्लियर होता था, फिर धीरे धीरे बादल के छिपे हिस्सों से सूरज का रोशनी रिफ्लेक्ट होता था, और फिर चिड़िया अपने अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रही होती थी, तो साउंड आता था चिड़िया का बोलने का। बहुत ही एक खिलखिला हुआ मौसम था। और उसी मौसम का जिक्र कर रहे हैं कि जब वो बादल हटे, जब वो आंधी का मौसम हटा, तो उन्हीं बादल, जैसे बादल को इमेजिन करो दांत, कुद्र यानी बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे बंद किए हुए दांतों से उन बादलों से छट कर छोटे छोटे होल्स से सूरज का किरण आ रहा है। और सूरज मतलब भले ही बिजलियाँ कड़क रही हों, लेकिन उस बिजली के कड़कने के ऊपर खग पक्षी यानी जो पक्षियाँ हैं उनके कंठ से जो आवाज़ निकल रही है वो और ज़्यादा भारी पड़ रहा है। बिजली कड़क रहा है अपनी जगह, लेकिन जो चिड़िया है उनके कंठों से निकलने वाला जो ध्वनि है वो ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा साउंड उसका फैल रहा है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है दैन तुम्हारा वो जो बिजली कड़क रहा है। एक चिड़िया, अब ये लाइन देखो, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। एक चिड़िया, एक मामूली सी चिड़िया जो अभी क्या कर रही है, उसका घोंसला टूट गया है, उसका घोंसला बिखर गया है। उस घोंसले का दोबारा निर्माण करने के लिए, दोबारा उन टूटे हुए रोड पे पड़े हुए उन तिनकों को उठा कर दोबारा अपने चोंच में दबाकर उस बहते हुए आंधी में भी उड़ी जा रही है। पवन 49 यानी बहुत तेज़ बहता हुआ हवा। पवन 49 बहुत तेज़ बहते हुए हवा का नाम है। तो वही वो बोल रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि बहुत तेज़ हवाएं बह रही हैं, फिर भी वो चिड़िया जो एक छोटी सी चिड़िया है जिसका हवा के सेंस में उसका कोई औकात नहीं है, लेकिन वो छोटी सी चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है दोबारा अपने घोंसले का निर्माण करने। उसका आशा अभी तक टूटा नहीं है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज ही, यानी कि बड़े आसानी से वो पवन 49 को नीचा दिखा रही है। अब ये लास्ट लाइन जो लास्ट मोटिवेशनल स्पिरिट जगाता है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख।
प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नह का आह्वान फिर। बोल रहे हैं नाश तो होना ही है, क्या नाश के डर से कभी निर्माण होना ही नहीं चाहिए? एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मृत्यु तो होना ही है। अगर हमारे माता पिता को पता ही था कि वो जो बच्चों को जन्म देंगे वो भी मृत्यु तो हो ही जाएगा उनका, तो क्या उन्हें कभी बच्चे जन्म ही नहीं देने चाहिए थे? नहीं, नाश का भय है, नाश होना ही है, लेकिन उससे निर्माण का सुख कई गुना होता है, कई गुना ज़्यादा खुशी होता है इस बात से कि मेरा एक पुत्र हो, मेरी एक पुत्री हो, मेरा एक बेटा हो, मेरा एक बेटी हो। पता है कि वो नहीं बचेंगे, माता पिता भी जाएंगे, बच्चे भी चले जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे जितने साल, वो सुख बहुत आनंददायी होगा। तुम कुछ भी करो उसका नाश होना है, कुछ भी करो उसका नाश होना है, तो क्या नाश के भय से कुछ करना ही नहीं चाहिए? कि अरे यार घोंसला, जैसे चिड़िया अगर सोचती है कि घोंसला बना के क्या फ़ायदा, आंधी आएगा और उड़ा के लेके जाएगा और टूट जाएगा वो, क्या इसके वजह से उसको कभी घोंसला ही निर्माण नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं जो निर्माण का सुख होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है, भले ही उसका नाश हो, लेकिन जो पुनः निर्माण, कि मैं दोबारा रिक्रिएट करूँ, मैं दोबारा ज़ीरो से दोबारा शुरू करके करूँ, वो सुख और आनंददायी होता है। लास्ट में ये कहते हैं कि जब चारों ओर ये आंधियाँ हट जाती हैं, उसके बाद जो एक बहुत खिलखिला सा सूरज उगता है, सब जगह जैसे सब कुछ, सब सरफेस को धो दिया हो बारिश ने, सब एकदम शांत, एकदम शुद्ध सा दिखाई देता है, और पुनः हर चीज़ के निर्माण में हर जीव जुट जाता है, कभी रुकता नहीं। इससे सीखने को मिलता है कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, और ऐसे ज़रूर चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे तुमको ऐसे जगह पे दोबारा लाके पटक दिया जाएगा जहाँ पे तुम ज़ीरो पे पहुँच जाओगे। बट अगर तुम्हारे अंदर जोश है, तुम्हारे अंदर आशा है, तो तुम उस ज़ीरो से भी अपने आप को आगे लेकर जाने के सक्षम हो, यानी कि तुम दोबारा खड़े होने के सक्षम हो। मैं भी अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि कोई मुझे गिरा भी दे लेकिन मैं दोबारा उठूँगी। बोलते हैं ना कि तुम मुझे 99 बार गिराओ, मैं 100th टाइम उठ के खड़ी होंगी, क्योंकि मेरे अंदर का आशा है कि मुझे कुछ करना ही है। मृत्यु तो मेरा भी होगा, मैं कुछ भी कर लूँ, एक दिन मैं मरूंगी, और एक दिन पूरा ज़माना, पूरा संसार मेरा नाम याद नहीं रखेगा, मैं कौन होगा। और जिस समय मेरा मृत्यु होगा उसके बाद तो कोई लोग याद भी नहीं रखेंगे। अगर मैं यही सोच के कुछ भी ना करूँ कि लाइफ में एक दिन मर ही जाना है, तो फिर ऐसे कैसे होता है? अपने अंदर आशा रखना है, अपने अंदर आशा रखते हुए हर वो काम करना है जो हम कर सकते हैं, और अगर हम गिर भी जाएँ, बिल्कुल उस चिड़िया की तरह दोबारा अपने घोंसले का निर्माण करना है, आशा को कभी हटने नहीं देना है। आई होप कि ये पोएम तुम्हारे अंदर भी कुछ बहुत अच्छा फीलिंग जगाया हो, एक जोश भरा फीलिंग, क्योंकि आज भी पढ़ते वक्त भी मुझे क्लास 10 की याद आ गई, जहाँ पे मैं इस पोएम को उतना ही इंजॉय करती थी जितना मैं आज इंजॉय करती हूँ।